बैंक वाला को और कोनो काम नहीं रहता। हेलो हेलो हेलो। शुरू करें? शुरू नहीं करें, आज क्लास 8 आपका हो जाएगा। क्या को बच्चा है? 50 को है। 65। हाँ, खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं होगा, कल होगा खत्म। हड़बड़ी क्या है? और क्लास 9th भी आपका बन गया है, लेकिन पहले हम लोग क्लास वो जो हिस्ट्री बचा हुआ है चंद्रा सर का, उसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास 9th स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये आ जाओ इधर। 11 वर्ष की आयु, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पहले हिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा, तब तक उधर मेरा ALP-CBT 2 कैंसिल हो गया है, ठीक ना, मामला गड़बड़ा गया है उधर। ना तो हम सोचे थे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हम आपका क्लास 8 कंप्लीट करते हैं, फिर एक सप्ताह बाद मिलेंगे। एक सप्ताह में सर कंप्लीट कर देंगे। 11 वर्ष की आयु से लेकर कितना वर्ष तक? 19 वर्ष तक की आयु की कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। ये वो चीज जान लो, क्वेश्चन पूछता है कि लड़का का कैसे पता चलेगा कि जवान हो गया। लड़का की जवानी का पता, जवानी का पता लगता है पहला, बोलो रे, आवाज से। किससे? आवाज से। और किससे? अवांछित बालों से। वैसे जगहों पर बाल आएगा जहां तुम नहीं चाहते हो कि आए। लड़कियों के जवान होने का पता चलता है, यौवनारंभ का पता चलता है लड़की के यौवनारंभ का पता चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट इज रजोधर्म से। रजोधर्म के शुरू होने से। और ये कितना से कितना होता है? 11 से 19। इसका ऑप्शन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए पूछता है। आपको देगा हाइट बढ़ने से पता चलता है। अरे भाई, कोनो कोनो छोटको बच्चा के हाइट बढ़ जाता है, अगर ये मतलब थोड़े कोई जवान हो गया। आवाज और अवांछित बालों के आ जाने से हो गया। किशोरावस्था का उम्र कितना है? 11 से 19। आपको जगह नहीं मिला? इधर आ जाइए, इधर आके बैठिए खाली। अरे वो टूल वूल नहीं है? अरे उधर किसको? वहां है जगह, बैठ जाइए। पढ़ें। एनसीईआरटी में सवाल है, हम तोरा जे लिखाते हैं, चला एक फालतू बात नहीं रहता, इन्हें कि हम जानते हैं तोरा लिखा दिए। ये तो एनसीईआरटी कहता है वही पढ़ाते हैं। पढ़ें। अगला, किशोरावस्था के बाद की अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। आप लोग अभी प्रौढ़ में हो गए हैं, प्रौढ़ हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं। आप लोग अभी किशोर नहीं है। तब इसमें 19 साल से ज्यादा, 19 क्या, हमको लगता है 30-32 से ज्यादा का है। नहीं, अब आप लोग क्या है? एडल्ट है। किशोरावस्था के बाद आता है एडल्ट, एडल्ट के बाद वृद्धावस्था। पहले आप थे बच्चा, बच्चा के बाद हुए आप किशोर, किशोर के बाद हुए आप प्रौढ़, आप प्रौढ़ के बाद आप क्या होइएगा? गांव घर में प्रौढ़ को ही कहते हैं। अब प्रौढ़ के बाद अधेड़ावस्था आता है। अधेड़ अवस्था, अधेड़ावस्था के बाद, लेकिन अधेड़ का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है। अब सीधा तुम ई भी तुम पार कर गया, इहो पार कर गया, ये है एससीईआरटी के अनुसार तुम पार कर गया है। 19 पार न कर गया। अब तुम आ गया यहाँ
अब यहां से अब तुम जाएगा यहाँ, यानी तुम 3 गो स्टेज पार कर गया है बुच्चू, नौकरी लेते लेते। हम हूं यही है, अब यहाँ, हम यहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमरा जे कह लो चले। और अगर यही इच्छा है, लेकिन दोस्त मेरे अब यहाँ से हम लोग पहुंच जाएंगे वहां। भाई बिहार के यही कहानी है। कहाँ जाते हैं, वही चाइना में चले जाओगे, यहाँ लोग जॉब में पहुंच जाता है, ये वाला जीवन अच्छे से जीता है। जब तक तुमको जॉब होगा होगा तब तक तुम ई दोनों के बीच में आ जाओगे, और शुगर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और इसी बात तुमको नौकरी दे दे। यौवनारंभ तथा जनन अंगी का परिपक्वता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा रे? हार्मोन के द्वारा। यौवन आरंभ और जनन अंगों की परिपक्वता नियंत्रित होती है हार्मोन के द्वारा। गांव घर में देखते हैं 12 साल के बच्ची सब लड़का सब ब्याह कर देता है। जो मेरा दोस्त है, हमसे थोड़ा सा सीनियर था, उसका बेटी का ब्याह हो गया। हाँ तब ओकर अपन बियाह हुआ था 16 साल में, 15 साल में, और वो अपन बेटी के बियाह किया 13वें साल में। ये इतने बड़की है, हम लोग पगला जेल कोई केकरो कहता है। गांव घर में अभी भी देखेगा, तुम्हारे गांव में भी होता होगा, 14 साल 15 साल की लड़की का शादी नहीं हो रहा है, जो सरासर गलत है। उस लड़की, अभी देखो क्या हुआ, मेरे ही रिलेशन में एक लड़की की शादी हुई, उसकी उम्र लगभग 14 साल थी जब उसकी शादी हुई। पता नहीं साला पागल सबको क्या सोचता है, मतलब ये एक पागलपंथी है, 200 जूता मारो उसको, ये ऐसा काम करता है, एकदम जुतखोर है। अब शादी तो कर दिया, उसका एक्सक्यूज क्या है? नहीं जानते हैं, आजकल जमाना बहुत खराब। अरे भाई जमाना बहुत खराब है, मान लो बेटी अगर कुछ कर लेती है, बेटा कुछ कर लेता, तो वो जानेगा। तुम तो गलती मत करो गार्जियन होकर के। अगर मान लो कोई कुछ का, अब लोग अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने भेजा, वो कुछ कर लेगी, बेटा कुछ कर लेगा, तो अगर जिम्मेवारी बाप माई का नहीं है ना है। वो तो बढ़िया कर्म किया कि तोरा पढ़ने भेजा। अगर 14 साल में शादी कर दिया, ये पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बार में उसको एंजियो प्लास्टिक करवाए, मतलब उसका हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ है। हाँ एगो मशीन लगा, पेसमेकर। पेसमेकर ये आप पूछे डॉक्टर से, हम जब गए तो पूछे डॉक्टर से कि सर इतनी कम उम्र में पेसमेकर? तो बोले कि इसकी उम्र देखिए अभी अभी हुई है 18 साल, और इसके बच्चे अभी 3 साल के हैं। लोग तो ब्याह कर देता है, शादी कर देता है, लेकिन उसके साथ जो परिपक्वता नहीं होने के कारण जो डिफिशियंसी होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको लोग झेल नहीं, तो उसी को झेलना है। अब उसके साथ देखो क्या क्या हो गया, वो अब खुले आसमान में नहीं रह सकती क्योंकि मैग्नेटिक है वो, वज्रपात वगैरह होगा, बिजली चमकेगी, भारी सामान नहीं उठा सकती, आटा नहीं गूंथ सकती। उस लड़की का उम्र है 18 साल, आटा नहीं गूंथ सकती, वो स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकती। स्विच अगर ऑन ऑफ करना है तो ठंडा बड़ा सा लेके तब ऑन ऑफ करना है, बाहर में नहीं जाना है, बिजली वगैरह चमके तो। आटा नहीं गूंथना है, भारी सामान नहीं। अब बताओ 18 साल की बच्ची जिसके 2 बच्चे हैं, उसके साथ क्या गुजरा। और लड़का का उम्र हमको लगता है लगभग 36-37 के आसपास। इसलिए जब भी चला शादी होना अपने घर में, और जाना है कि नहीं होने देंगे। लेकिन समस्या ये अगल बगल वाला इतना ना टॉर्चर करेगा ना। एक माहौल बना हुआ है, वो अलग माहौल है, वहां सबका शादी 16 साल में होता है। जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वो झेल लेता है, जिसका स्ट्रेंथ कम होता है वो झेल नहीं पाता। तो इसका एकदम पुरजोर तरीके से सबको विरोध करना चाहिए। इसलिए सरकार ने कितनी कर दिया, 18 के बाद शादी करने से। अब 21 सबसे बढ़िया। हम तो कहते हैं 25-26 में लड़का का होना चाहिए, लड़की का, और 27-28 में लड़का का। अब तुम लोग तो अपने 40-45 हो गया है। अब देखो कहते हैं यौवनारंभ तथा जनन अंगों की परिपक्वता किसके द्वारा? हार्मोन। बताओ टेस्टोस्टेरोन किसका है? अब प्रोजेस्टेरोन। अरे टेस्टोस्टेरोन किसका है? नर। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसका है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन न है।
जब गर्भ धारण करती है महिलाएं तभी सबका स्राव होता है बहुत तेजी से। टेस्टोस्टेरोन कौन हार्मोन है? नर हार्मोन। पढ़े? एस्ट्रोजन मादा, बोलो रे। आप प्रोजेस्टेरोन मादा। बताओ, वयस्क और किशोरावस्था में आवाज का स्तर बदलता है कि नहीं बदलता है? वयस्क और किशोरावस्था में आवाज का स्तर क्यों बदलता है, किसके कारण? स्वर यंत्र के विकास के कारण। नहीं कहता गला फट गया है अब लगता है जवान हो गया है, नहीं बोलते हैं? बच्चा का आवाज और जवान आदमी का आवाज कैसा होता है, कितना डिफरेंस होता है? स्वर यंत्र के विकास के कारण। स्वर यंत्र का क्या काम है? स्वर यंत्र का काम होता है आवाज में मोटाई लाना, मोटा आवाज कर देता है। अच्छा, स्वर यंत्र का कार्य है आवाज को मोटा करना। इसको कहते क्या है? लरिक्स। क्या कहते हैं इसको? लरिक्स। लिरिक्स। गांव घर में नहीं कहता है बेकर कंठ जो है फूट गया है, फूल गया है, ये भाई भाई करके आवाज आता है ना। बताओ, एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? स्तन के विकास में सहायता करना। आप प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो होता है गर्भधारण के समय इसका बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। जरा जरा से के लिए चला मिस होता है तो गर्भ, इसीलिए कहता है जब गर्भ धारण हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो बहुत लोगों के में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव सही से नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे का नुकसान होता है। तू देखना अगर डॉक्टर को पहले से, अच्छी डॉक्टर है तो पहले से पता चल जाता है कि भैया इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, तो प्रोजेस्टेरोन की गोली चलाना शुरू कर देगी। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये स्तन के विकास में सहायक होता है। अब प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भ धारण के समय उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लड़का तथा लड़की में लिंग भेद उत्पन्न करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हो गया फीमेल। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल। आई क्या है? मेल। हो गया। पहला रजव स्राव एमसी किस आयु से शुरू हो जाता है? 11 से 12 साल। यही से कहते हैं कि लड़कियों में यौवनारंभ शुरू हो गया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं एमसी को। किस आयु से शुरू हो जाता है? 11 से 12 वर्ष की आयु से। बाबू आपका नोट क्या उठा लीजिए। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन की क्षमता कितने वर्ष तक होती है? 50 से 60 वर्ष तक। 50 से 60 वर्ष तक वो शुक्राणु को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। बताओ, किशोरावस्था में लड़की में कौन सा हार्मोन में वृद्धि होता है? किसमें? एस्ट्रोजन में। खूब क्वेश्चन पूछता है, चला यहां से। शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? बताए थे कहाँ? टेस्टिस में ना, अंडकोश में। इसको ले जाया जाता है किसके द्वारा? शुक्रवाहिका के द्वारा। इसका परिवहन होता है शुक्रवाहिका के द्वारा। शुक्राणु जो होता है स्थिर पार्ट है कि गतिशील? गतिशील होता है। परिवहन किसके द्वारा होता है? शुक्रवाहिका। देखें
अगला, इंसुलिन की कमी से सबको पता होगा, डायबिटीज ना, मधुमेह। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। शिशु का जन्म कहां से होता है? या यूं कह दीजिए कि शिशु का को धारण कहां करते हैं, या शिशु का जन्म कहां होता है? हाँ ठीक है, चलेगा। शिशु का जन्म, शिशु जो बनता है गर्भाशय में ही ना बनता है। निषेचन होता है कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में। अब पोषण किससे मिलता है? प्लासेंटा से। बोलन रे, निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। शिशु कहाँ पलता है? गर्भाशय में। और उसको पोषण कहाँ से मिलता है? प्लासेंटा से। कहाँ से मिलता है? प्लासेंटा से। ये पढ़ाएंगे। बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड किस प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करता है? हार्मोन। ये आप पढ़िएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्लास 9 में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगला चैप्टर है आपका ध्वनि। बताओ, ध्वनि क्या है? देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, ध्वनि के बारे में पूछेगा तो कहेंगे ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो किसके कारण उत्पन्न होता है? कंपन के कारण उत्पन्न होता है। फिर कहेगा ऊष्मा। ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो किसके कारण उत्पन्न होता है? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, गति के कारण। ऐसे ऐसे करोगे, गति करोगे तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। बोलो रे, जो उत्पन्न होता है अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के कारण। अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। किससे? कंपन से। अब बड़का डीजे लगा दीजिए, देखिए कितना कंपन होता है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। लेकिन बताइए, हीट अगर उष्मा जलाते हैं तो कंपन होता है क्या? आग जलाते हैं तब कंपन होता है, कि साउंड बजाते हैं तब कंपन होता है? इसलिए ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। ऊष्मा एक प्रकार की अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। अणुओं की गति के कारण जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्लास 9 में थोड़ा ज्यादा मिलेगा तुमको, 400-450 पॉइंट। अब थोड़ा बढ़वे करेगा। क्लास 10 में भी वही रहेगा। 9 में, 10 में उससे भी ज्यादा है। मेन तो 9th है, 10th ना है रे। 6, 7, 8 तो और बेसिक तैयार हुआ है। अब जो जाओगे तुम वही मेन है, क्लास 9 और क्लास 10। यहां से जो सबसे हल्का क्वेश्चन पूछता वो 6, 7, 8 से। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब तुम समझ लो कि तो बेस तैयार हुआ है। अब एक एप्लीकेशन पार्ट। ध्वनि किस प्रकार का पैदा होता है? कंपन से। ध्वनि किससे पैदा होता है? कंपन से। और ऊष्मा किससे पैदा होता है? अणुओं की गतिज ऊर्जा से। अगर मोबाइल की ध्वनि हम कैसे सुन पाते हैं? रेडियो तरंग के माध्यम से। अरे मोबाइल से जो हम लोग ध्वनि में, एक चीज, एक मिनट रुक जा। जितना दूर संचार है ना, इधर इधर इधर, जितना दूर संचार है, ये सब कौन तरंग है? रेडियो तरंग।
जितना दूर संचार है ये सब कौन तरंग है? रेडियो तरंग। लिख लो, चाहे मोबाइल हो, रेडियो हो, कुछ भी हो, दूर संचार में सब में रेडियो तरंग। रेडियो वेव्स का खोज कौन किया था? मार्कोनी। आगे पढ़िएगा। पढ़ें। मोबाइल में ध्वनि हम कैसे सुनते हैं? रेडियो तरंग के द्वारा। ध्वनि के संचरण किन माध्यमों से हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस। और इसका ध्वनि, रुक जा, ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा होता है किसमें? ठोस में। उससे कम होता है द्रव में, और उससे कम होता है गैस में। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग कहाँ होता है? ठोस में। निर्वात में ध्वनि का वेग, और वही अगर प्रकाश का वेग कह देगा उल्टा होता है। अच्छा रुक जा, रुक 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 न रे, लिख लेगा तो हो जाएगा। हमको ये बताइए, देखो समझ के लिखोगे तो बनेगा क्वेश्चन, नहीं बन लिखोगे तो नहीं बने। ठोस में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का वेग, क्योंकि देखो जैसे तुम लोहा को टंटनाओ, गैस को छेड़ो, किसमें तेज होगा? लेकिन बताओ प्रकाश के गमन के लिए हवा में ज्यादा तेजी से प्रकाश जाएगा कि पानी में? इसका मतलब उल्टा ना होता है। इसलिए प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है गैस में, उससे कम होता है द्रव में, से कम होता है सबसे कम होता है किसमें? गैस, द्रव, ठोस। सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। रुक जा, रुक रुक रुक, थोड़ा सा और इसको हैंडल करते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा निर्वात में तो कोई अवरोध नहीं रहेगा। निर्वात, गैस, द्रव, ठोस। और ध्वनि का वेग निर्वात में होता है 0, क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? 0। बुकलेट तो ढेरी हो गया होगा रूम पे रे, अभी तो बाकी है बहुत, सब एक जगह कर दिया। सब है इसमें, हमारे चटाई खाली साइंस हो गई। अभी इतना साइंस और पढ़, हो गया। ध्वनि का वेग निर्वात में कितना? 0। आप प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक कितना? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसकी खोज किसने की थी? रोमर ने। किसे किया था? रोमर। हो गया। बताओ ध्वनि सब जगह गमन करेगी, कहां गमन नहीं करेगी? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना? 0। मानव 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 के कान का के को कितने भागों में बांटा गया है? आई डिटेल में आप क्लास 9th में पढ़िएगा। मानव के कान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। एक आपका कंपन के लिए एयर ड्रम हो गया, बाह्य कर्ण पट्टी हो गया, अंदरूनी कर्ण पट्टी हो गया, जो मैसेज देता है। मानव के कान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। लिख लो। ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, आवृत्ति का सही मात्रक होता है हर्ट्ज, और आवर्त काल का सही मात्रक होता है सेकंड। अब रुक जाओ रुक जाओ, आवृत्ति किसको कहते हैं? अभी थोड़ा थोड़ा जान लो, 9th 10th में पूरा डिटेल है। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। जैसे हम यहां से यहां गए, आधा दोलन हुआ, अब फिर हम यही आ गए, पूरा दोलन हुआ। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा, आवृत्ति।
1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा आवृत्ति, और 1 दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। देख लो इसको, देखो इसका एक और यूनिट है साइकिल पर सेकंड, इसका और एक यूनिट है चक्कर पर सेकंड। हल्ला क्या कर रहा है? साइकिल पर सेकंड या चक्कर पर सेकंड। आप जो चला पढ़ रहे हैं साइंस, उसका लेवल यहाँ है, तो हर जो एग्जाम रहता है वो है, वो वहाँ रहता है धरती पर। मतलब क्लास में खाली उपस्थित है तो A to Z साइंस बन जाएगा। अभी कहेंगे तुरंत नहीं होगा विश्वास, प्रीवियस ईयर मारोगे तो अपने पता चल जाएगा। क्लास में खाली अगर तुम 9th-10th प्रेजेंट रहा तो नहीं हो रहोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको तो एकाध कोई क्रम से मरियो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। हमारा की फर्क पड़ता है, तुम क्लास करो कि नहीं करो, हमारा थोड़े टेंशन है, ये तो तुम जानो। लेकिन हम इस बात की तुमको गारंटी देते हैं कि जो भी बच्चा शुरू से लास्ट तक क्लास करेगा, और एक क्वेश्चन को बनाने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। बीपीएससी का उतना औकात नहीं है, ठीक ना? एकदम तोहर कवर हो भी रहा होगा, तुम टेस्ट मार रहा होगा, जबकि अभी हम मात्र 30% तोरा पढ़ाए हैं। 6, 7, 8, 30%। 30 से 35% हुआ 9th, 35% हुआ 10th। 70% अभी हमारे पास है। अगर तुम क्लास करता, तुमको 10% भी समझ में आएगा तो वहां 100% क्वेश्चन बनेगा। 10%। मेरे क्लास का 10 से अब आगे 10 से 15% समझ में आएगा तो वहां 100% क्वेश्चन बनेगा। जो यहाँ डेली बोलते हैं हम, वो वहां का क्वेश्चन हो, बनाओगे तो पता चले। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, क्लास रेगुलर करना होगा। हमको तो चला बैच में 50 गो रहेगा तैयो पूरा पढ़ाएंगे हम, आप 500 रहेगा तैयो पढ़ाएंगे। तुम पढ़ो, आखिर ये तो तुम न जानेगा, तुम बच्चा थोड़े का तोरा जबरदस्ती कोई बैठा के पढ़ाएगा। अगर कर लोगे तो हम अपने तरफ से इसका दावा तुमको करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट 100% हो जाएगा। साइंस आर्ट्स दोनों में। अभी तुम 800 पढ़ रहा होगा, ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे लग रहा होगा हमको लगता है, और कोई अच्छा नहीं, एग्जाम हॉल में जाओगे तो क्वेश्चन तो और देखल रहेगा, तुम बना के आओगे। इसलिए दोस्त मेरे थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लो। कंपन अभी तुरंत बताए थे। अगर देखो, एक होता है टाइम पीरियड, एक होता है पीरियड। जैसे अभी आपकी साइंस की एक पीरियड चल रही है ना, हम लोग कहते हैं पीरियड होता है अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाए, उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अभी साइंस की एक पीरियड चल रही है, फिर कल साइंस की एक पीरियड चलेगी, फिर कल एक परसों साइंस की एक पीरियड चलेगी। तो अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में, चाहे वो 1 घंटा में हो कि 2 दिन में हो कि 10 दिन में हो, ठीक है। और अगर ऐसी गति हुई तो इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अभी ऐसे कोई घड़ी की सुई है, मान लो सेकंड की सुई है, पहले 12 पर थी, फिर यहां आई 12 पर, फिर यहां आई 12 पर, फिर यहां आई 12 पर, ये पीरियोडिक मोशन है। एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जा रहा है ना, तो ऐसे मोशन को कौन मोशन कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। कौन मोशन? इसमें लगे टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। इस इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन वस्तु। देखो अभी हम कंपन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये कंपन अगर करेंगे तो अप डाउन, अप डाउन। कंपन वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन, एक दोलन मतलब यहां से यहां गए, आधा दोलन की एक दोलन, और फिर एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल। तो समय है तो इसका सही मात्रा क्या हो जाएगा? सेकंड। इसका सही मात्रा सेकंड।
समय है तो इसका सही मात्रा क्या हो जाएगा? सेकंड। बताओ ध्वनि का आयाम क्या दर्शाता है? देखो हम बताते हैं, ध्वनि के लक्षण हैं 3। अच्छा एक बात बताइए, किसी की ध्वनि कम दूर जाती है, किसी की ज्यादा दूर जाती है? जैसे आप देखिए कोई कोई आदमी ना बड़ा धीरे बोलेगा, लड़कों सब देखिएगा एकदम धीरे धीरे बोलेगा। हम लोग का आवाज राक्षस वाला है, बिना माइक का भी बोलेंगे तो वहां लास्ट तक आवाज जाएगा। लेकिन कुछ कुछ लड़का का आवाज देखिएगा धीमा होता है, कुछ कुछ का तेज होता है। अब कुछ कुछ ये एक लक्षण है, नहीं है? किसी का आवाज देखिएगा मोटा होता है, किसी का आवाज पतला होता है। जैसे लड़कों की आवाज मोटा, और लड़कियों की आवाज, लड़की का आवाज ले लो और मच्छर का आवाज ले लो, पतला नहीं होता है। लड़की बोल रही है मतलब मच्छर बोल रहा है। और लड़कों की आवाज, अब मेढकों का टटराना। शेर की भी आवाज, मतलब तुम अपने आप को शेर कहता है। बताओ, लड़कियों की आवाज मच्छरों का भनभनाना, लड़कों बच्चों की आवाज ये सब पतली होती है। लड़कों की आवाज मेढकों का टटराना, सिंह का गरजना, ये सब क्या होता है? मोटा। बोलो न रे, ये एक लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पहले तो यही दोनों पढ़ो, फिर गुणता पढ़ना बाद में। ध्वनि के लक्षण एक होता है तीव्रता, इसको हिंदी में कहते हैं इंटेंसिटी, और एक होता है तारत्व। अगर मैं कहूं ध्वनि के लक्षण तीव्रता, यह निर्भर करता है आयाम। आयाम क्या है? कोई भी, एक मिनट रुक जाओ, रुक। कोई भी तरंग जो महत्तम विस्थापित होता है उसी को क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? अच्छा कभी टीवी सब में जो हार्ट बीट वगैरह लगल रहता है, इसे ऐसे होते रहता है, देखा है? यही जो महत्तम विस्थापन है इसी को क्या कहते हैं? आयाम। तो ध्वनि की तीव्रता वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। तारत्व तो वह लक्षण है जिसके तारत्व तो निर्भर करता है आवृत्ति पर, इसके कारण ध्वनि मोटा या क्या सुनाई देता है? पतला। रुक जाओ, रुक न रे, यही पूछता है, यही बच्चा को याद नहीं रहता है। याद रखना, ये पूछेगा तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम। तारत्व तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। तू खूब रट्टा मार के जाएगा एग्जाम हॉल में, यहां से तो रट्टा मार के जाएगा। तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पर, एग्जाम हॉल में जाते जाते हो जाता तीव्रता आवृत्ति पर। ऐसा होता है? ये याद रखने के लिए याद रखो, ती ती उल्टा होगा, ती ती उल्टा होगा। यहाँ तीव्रता होगा तो यहाँ आवृत्ति होगा, यहाँ तारत्व होगा तो यहाँ क्या होगा? आयाम। हम याद रखें, ती ती उल्टा होगा। नहीं तो हम भी पहले हाथ पर लिख के लाते थे, बच्चा को नहीं देखने देते, देख लेते थे, इसे रख लो। कोई चला ऊपर से सीख के नहीं आया है, सब यहीं सीखता है, जुगाड़ लगाओगे सीख जाओगे। कहते हैं तो इसको लिख लो, फिर बतियाते हैं। तो टीचर बनेगा चला तो बिहार का कितना उज्जवल भविष्य होगा। पुरना मास्टर सब तो कह रहा है, वो मास्टर हमारा मिला, बोला सर हम तो इंतजार में है कहिया रिटायर करेंगे, जल्दी रिटायर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बोले ऐसा क्यों? बोला अब सब चीज मोबाइल पे हो गया, हम लोग से नहीं होता है। समझ लो कितना आउटडेटेड आदमी है। तुम लोग जाएगा तो अपनो मोबाइल चलाएगा, बच्चों को सिखाएगा। हो गया। नौकरी होगा सबसे पहला काम ब्याह करना। अरे
देख सुन के करना, आजकल ड्राम वाला केस बहुत चल रहा है। इस साला बताओ कैसे काट के ओकरा ड्राम में देके सीमेंट देके जमा। तुम लोग को ठीक नहीं लगता है रे? कैसन कैसन लड़की है बताओ। लेकिन लड़कों के साथ भी तो लड़का भी तो ये काम कर रहा है। कितना लड़की का दहेज के कारण जो है हत्या हो गया। लेकिन ये लड़की थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ाती। बताओ काट के वो भी फेंक उग देती, ड्रम में देकर सीमेंट देकर स्थिर जमाती, साला पते नहीं चलेगा। ध्वनि के लक्षण तीव्रता और क्या तारत। तीव्रता किस पर निर्भर करेगा? आयाम पर। तारत तो आवृत्ति पर। अब ये लाइन आपको समझ में आएगा। कहता है, क्या कहता है? ध्वनि का आयाम किस पर निर्भर करता है? तीव्रता। हो गया? यही पूछता है। आवृत्ति अभी तुरंत बताए थे। आवृत्ति किस पर? तारत्व पर ना। तारत्व बोले तो मोटा या पतला। मोटा या क्या? पतला। तीव्रता बोले तो धीमा या प्रबल। बताओ ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? प्रबलता को ही तीव्रता कहते हैं। प्रबलता और तीव्रता एक क्या है? क्वेश्चन पूछता है, लड़का गड़बड़ा देता है। प्रबलता ही क्या है? तीव्रता। अरे है ही नहीं लिखे हैं, देखो ना हम क्या लिखे हैं। तीव्रता का क्या लिखे हैं? धीमा या प्रबल। तो ये भी तो आयकर पर निर्भर करेगा, बोले नहीं करेगा। ये जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करेगा? आयाम पर। तीव्रता किस पर निर्भर करेगा? आयाम पर। हवाई जहाज की प्रबलता कितनी होती है? देखो अभी जो हम लोग बतिया रहे हैं ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, 30 से 40 डेसिबल है। कितना है? आप फुसुर फुसुर बतियाइएगा। फुसुर फुसुर समझते हैं? एक ही हाल है रे। यह 20 से 25 डेसिबल। कितना डेसिबल? और फुसुर फुसुर कर दीजिएगा तनी और तो 15 डेसिबल। बोलन रे। और भारत में अभी जो हम कर रहे हैं ये 30 से 40 डेसिबल है, हमको कोई रोक नहीं सकता। आईपीसी में ये रूल है कि आप 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं बजा सकते। अगर आप बजाते हैं तो वो कानूनन अपराध है। बजाता है, बजाता है तो आप केस कर सकते हैं, लेकिन वो कर डेसिबल कितना होना चाहिए? 80। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ये स्पीकर पे ही है, लेकिन इसका डेसिबल कम है, में भरा आवाज जाता है 30 से 40 डेसिबल। लेकिन आप 80 डेसिबल, WHO कहता है कि 45 डेसिबल से अधिक। अब तुम समझो 30 से 40 अभी सुन रहे हो तुम, 45 से अधिक नहीं सुनना चाहिए। उससे आदमी अंधा, बहिरा या पागल हो सकता है। अभी जितना तुम सुन रहे हो उतना तक चलेगा, इससे ज्यादा नहीं सुनना है। 90 से 100 डेसिबल अगर तुम डेली सुनता है तो आदमी अंधा, बहिरा या पागल हो जाएगा। इसलिए तुम देखना, मेरे क्लास में एगो था स्वागत मोहन थी, क्या करता था वो इंग्लिश गाना सुनते रहता था कान में लगा के हमेशा। तो धीरे धीरे होकर चैनल एगो छोड़ दिया। तो खड़ो रहता था बिना हेडफोन के, बिना हेडफोन लगा फुल म्यूजिक में गाना सुनता था, फुल साउंड में। तो खड़ो रहता था, ऐसे ऐसे करता था। हम लोग बूझ जाते थे चोटा 45 डेसिबल से ज्यादा सुन सुन के गड़बड़ा गया है। अच्छा आप कभी अपने मोबाइल में हेडफोन लगा लीजिए, आप लोग लगेबे करते होंगे, ऐसे साउंड बढ़ाइए। आप देखिएगा एगो मैसेज आता है 45 डेसिबल के बाद, और उसमें लिखा रहता है मैक्सिमम वॉल्यूम इज हार्मफुल फॉर योर हियरिंग। हम लोग कहते हैं ओके। और उसमें मैसेज आता है कि इससे अधिक ध्वनि आपके कान के लिए हानिकारक है। WHO कहती है कि कोई भी डिवाइस अगर आप बनाते हैं और 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि डायरेक्ट कोई कान में सुनना चाहता है तो आप उसको बताइए कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज हार्मफुल फॉर योर हियरिंग। अगर वो क्या कहता है तो स्वतंत्र देश का नागरिक है, सुन सकता है। बोलेंगे। और हम लोग बिना कुछ सोचे समझे कहते हैं ओके। उससे आपके स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए नहीं सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मरिए जाइएगा, आप सुनने के लिए सुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है उससे बचने का। उससे आदमी अंधा, बहिरा या पागल हो सकता है। तो WHO के अनुसार कितना डेसिबल?
WH अभी जो हम लोग सुने, अच्छा अभी ये देखे थे कल ईशान किशन जो मारा था शतक, उस टाइम जो शोर था वो 110 डेसिबल था। वही हमारा प्यारा महेंद्र सिंह धोनी उतरा था 120 डेसिबल था, 130 डेसिबल था। महेंद्र सिंह धोनी के एकदम जबरा वाला फैन है, मतलब वो जहां है वहीं हम हैं। उसका सबसे बढ़िया क्या लगता है चला, कभी किसी विवाद में नहीं रहा, और लोगों ने उस पर विवाद किया तब भी वो चुप रहा। जैसे युवराज सिंह की ने बहुत, युवराज सिंह के पिताजी ने डायरेक्ट उन पर विवाद किया लेकिन वो चुप रहे। गौतम गंभीर ने भी थोड़ा सा कर लिया लेकिन फिर भी वो चुप रहे। उनका ये मतलब एकदम कूल आप कह सकते हैं। क्रिकेट में अगर सच पूछो तो कोई प्लेयर है अगर नाम है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक ना। कुछ लोग इसमें विराट कोहली के भी फैन होंगे, या हम तो चाहते हो जल्दी आउट होकर घर चल जाए, एकदम नहीं। लेकिन समस्या ये है कि वो इतना ना बढ़िया प्लेयर है कि अब मामला गड़बड़ा जाता है। बेटा खेलता बड़ा बढ़िया है लेकिन फिर भी हम उसके फैन, अगर हमको ऐसे देखते हैं तो मन करता है इधर मुड़ी घुमा लें, क्योंकि हम एक ऐसे फैन हैं महेंद्र सिंह धोनी के जो ये मानते हैं कि अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी से हटा तो उसके पीछे रोहित शर्मा और विराट कोहली का ठीक से नहीं खेला इसलिए हटा। हमको भी इसलिए वो ठीक नहीं लगता। अभी तक महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन होना चाहिए। बताओ कल यार 0.12 सेकंड में मार दिया स्टंपिंग, साला कोई कर सकता है वैसा स्टंपिंग? सूर्य कुमार यादव बेचारा हवे में रह गया, चल गया बोरा में। अब तुम सोचो बेचारा सोचा भी नहीं होगा, ये 41 साल का आदमी जो प्रौढ़ावस्था अधेड़ा को भी पार कर गया है, और बेचारा जो है मारा खड़क से। कभी सोचा होगा? वो देखा है तुम लोग स्टंपिंग? खत्म, बेचारा जाते रह गया। तो दोस्त मेरे, महेंद्र सिंह धोनी एकदम कूल पर्सनैलिटी और वेरी गुड क्रिकेटर। कल देखा, रिव्यू लिया था, और किसी का हम देखे ना देखे उसका रिकॉर्डेड भी देखिए लेते हैं। WHO के अनुसार, WHO का था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन भारतीय भारतीय कानून के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अपराध है। डीजे तो 120 डेसिबल है, सरासर अपराध है। भोजपुरी गाना होने पर 130। हो गया। आपको कहेगा कि बताइए कौन ध्वनि हानिकारक है, 80 के बाद जो पहला ध्वनि थोड़ा मिल जाएगा वो क्या है, हानिकारक है। हो गया। ऑर्केस्ट्रा ये सब का ध्वनि कितना होता है? 150 डेसिबल। हो गया। हवाई जहाज की प्रबलता कितनी होती है? 150 डेसिबल। सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत कितना? 30 से 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत कितना? फुसुर फुसुर 25 से 30 डेसिबल। डिपेंड करता है फुसुर फुसुर कितना जोर से हो रहा है। फुसफुसाहट बढ़े। मानव कान किस आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ज ना। अब 20,000 हर्ज को कभी कभी लिखता है 20 किलो हर्ज। इससे अधिक को क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। इतना से इतना को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य किसके लिए? मनुष्य के लिए। 20 हर्ज से कम को क्या कहते हैं?
अब श्रव्य ध्वनि किसके लिए? कुत्ता, बिल्ली, सांप। श्रव्य किसके लिए? यहां से थोड़ा क्वेश्चन पूछा है, नहीं पूछा है? अपराश्रव्य ध्वनि चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब सुनता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बीस से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि कैसी ध्वनि? श्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज को ही क्या लिखते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। किलो बोले तो 3 गो जीरो, किलो बोले तो काय गो जीरो? 3 गो जीरो। क्या यहां से क्वेश्चन पूछा है आपको? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक सिंगल। आराम से आप पढ़िए। हो गया? 20 हर्ट्ज से कम क्या अपश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक क्या पराश्रव्य। 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य, अब 20 हर्ट्ज से कम कुत्ता, बिल्ली, सांप। 20,000 हर्ट्ज से अधिक चमगादड़, डॉल्फिन। सही है, इसीलिए हम लोग जो कुत्ता पालते हैं। कुत्ता जो ध्वनि हम भी नहीं सुन सकते वो कुत्ता सुन लेता है। अब देखना वो सुतल रहेगा, और तुम मान लो कहीं तुम भी सुतल है वो भी सुतल है, तो तुम तो 20 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुनोगे। अगर ऐसे ऐसे करके कोई जा रहा है ना तो कुतवा वगैरह सुन लेता है, और तुम सुतले रहोगे वो कब क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम सुन लेता है। तो तुम कहोगे सर बिल्ली या सांप भी तो सुनता है, सांप पालोगे तो कैसे चच्ची आएगा, तोरा कैसे उठाएगा, काट के उठाएगा। कहेगा चोर आ गया अब तुम जाओ ऊपर। हम लोग कुत्ता पालते हैं क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या करता है? सुन लेता है। भूकंप की ध्वनि भी 20 हर्ट्ज से कम होती है। देखना तो जानवर जब भूकंप आने वाला लगता है इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उसको सुनाई देता है। हृदय की ध्वनि ये भी नॉर्मली हम लोगों को नहीं सुनाई देता, एकदम जो ऐसे कान लगाओगे तब सुनाई देगा। भूकंप की ध्वनि लिखो न रे, भूकंप लिखी आय रे बा। भूकंप की ध्वनि और किसकी ध्वनि? हृदय की ध्वनि। इस सबसे कम की ज्यादा कम। कल हो जाएगा आपका ये खत्म। बताओ ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। हाँ बोलो ना रे। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। WHO के अनुसार कितना डेसिबल? 45। भारत में कितना? 60। कितना डेसिबल? 60। अब बुजुर्ग बुजुर्ग 80। भारत में कितना? 80। भारत में 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कानूनन क्या है? अपराध है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। निर्वात में ध्वनि का वेग 0। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका पता किसने लगाया? रोमर ने। किसने? किसने? क्लियर है ना? ना कल आपका ये हो जाएगा खत्म। ठीक है? हाँ पीछे भी खत्म। छोटा भी 40 चल गए, 20 को ही है, 10 को खत्म। थैंक यू वेरी मच।
चलिए बैठ जाइए। हो गया। ऑनलाइन वाले को पता नहीं चल रहा। सवाल कहाँ तक हुआ था? ठीक है। कितना? 100? ध्यान देंगे। कहता है कि सिंधु नदी सिंधु नदी के द्वारा जो लद्दाख में गॉर्ज का निर्माण करता है उसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलगिट गॉर्ज। देखिए भाई, एक शब्द है गॉर्ज, ये या कैनियन भी कहते हैं इसको। जब सिंधु नदी पीओके गिलगिट में पहाड़ों के बाद जब नीचे गिरती है तो एक गड्ढा बनाती है, और इसी याद रखेंगे गड्ढे को हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉर्ज। तो ये दुनिया का सबसे, याद रखेंगे, बड़ा और गड्ढे गॉर्ज का निर्माण करती है कौन? सिंधु। क्योंकि सिंधु याद रखेंगे पीओके, कहाँ पे? पीओके में, जो याद रखेंगे खास करके लद्दाख वाले एरिया में है, और वहां पर ये गड्ढे और गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? सिंधु। तो सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है कहाँ पे? लद्दाख। और लद्दाख का वो एरिया है पीओके। कौन सा? कौन सा? तो सवाल आएगा कि गॉर्ज का निर्माण करती है सिंधु, गॉर्ज का निर्माण, जबकि एस्चुरी का निर्माण हमने बताया था कौन करती है? नर्मदा। कौन? तो अपने मुहाने पर रेत कंकड़ ले जाकर जमा करेगी, और ऐसे में नर्मदा एस्चुरी का, किसका निर्माण? तो नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है अपने मुहाने पर। कहां पे? जबकि ध्यान रखेंगे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण, किसका निर्माण? क्योंकि मैदानी इलाकों से ये ढेर सारा मिट्टी बहाकर ले जाती है। ढेर सारा क्या ले जाके ले जाती है? मिट्टी। जबकि ध्यान रखिएगा गॉर्ज या गड्ढे की अगर बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे सिंधु नदी। कौन नदी है? तो बताओ भाई, गॉर्ज का निर्माण कौन करेगी? सिंधु। और डेल्टा गंगा कौन? और एस्चुरी का निर्माण नर्मदा। कौन? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल कहता है कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आदि नदियां सिंध में कहाँ मिलती है? यह मिठानकोट। कौन? मिठानकोट याद रखेंगे पाकिस्तान। मिठानकोट कहाँ पे? मिठानकोट कहाँ पे? देखिए मुख्य रूप से याद रखेंगे सतलज, ब्यास। सतलज, ब्यास, रावी की बात करेंगे तो सतलज, ब्यास और रावी की बात करेंगे तो ये सारी सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा कि सिंधु में जो जाकर मिलती है, डायरेक्ट सिंधु से डायरेक्ट जाकर मिलती है, वो एकमात्र नदी है कौन? चिनाब। कौन? तो सवाल की चिनाब नदी किसमें मिलती है? सिंधु में। और इसके अलावे ध्यान रखिएगा कि अगर चिनाब की बात करेंगे तो चिनाब में जाकर मिलती है झेलम। कौन? कौन? झेलम के बाद याद रखेंगे मुख्य रूप से रावी। कौन? 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 तो याद रखेंगे झेलम, रावी और एक नदी है सतलज। कौन? 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 तो मुख्य रूप से याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि झेलम, रावी और सतलज ये किसमें मिलती है? चिनाब। किसमें?
जबकि चिनाब पानी किसको दे रहा है? सिंधु को। और डायरेक्ट याद रखिएगा कि सतलज में एक नदी जाकर मिलती है भारत में, ब्यास। कौन कौन? तो ब्यास जाकर मिलती है किसमें? सतलज में। किसमें? और ये दोनों का मिलन जो होता है वो होता है हरी के पास। किसके पास? और हरी के पास है पंजाब। हरी के पास कहां? तो ब्यास और सतलज का मिलन कहां? हरी के। कहां पे? जबकि ध्यान रखिएगा सतलज कौन कौन कौन? रावी कौन कौन कौन? झेलम कौन? कन्फर्म ना? ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से ये सारी नदियां की बात करेंगे, सारी नदियां चिनाब में मिलती है। किसमें? और चिनाब इस सब का पानी ले जाके याद रखेंगे किसमें मिलाती है? सिंधु। तो सवाल आएगा कि सिंधु में डायरेक्ट जाकर मिलने वाली नदी कौन है? चिनाब। कौन? जबकि सारी सहायक नदी ध्यान रखेंगे सिंधु की ही सहायक नदी है, लेकिन याद रखिएगा कि ये सभी का पानी ले जाती है कौन? चिनाब। कौन कौन? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। तो चिनाब की उत्पत्ति हमने कहां से बताया था? बाड़ा लाचा। कहां से? कहां से? तो बाड़ा लाचा दर्रे से कौन निकलती है? कौन कौन कौन? तो चिनाब कहां से निकलती है? कहां से? जबकि याद रखेंगे झेलम। कौन? बताए थे ना? कौन झरना? बेरी नाग। कौन? तो बेरी नाग झरना से कौन कौन? और प्रश्न है यूट्यूब वाले ध्यान दीजिएगा कि राकसताल। कौन? राकसताल से कौन? सतलज। कौन? तो राकसताल से कौन निकलती है? सतलज। कौन? कन्फर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा रोहतांग दर्रे से रावी। कौन? तो रोहतांग दर्रे से कौन 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 दर्रा? कौन दर्रा? कन्फर्म ना? ध्यान रखिएगा ये सब आएगा। बात समझे? यही सब आएगा जो याद नहीं है लड़के को, ये ध्यान रखिएगा। कहता है कि सिंधु नदी की लंबाई कितने किलोमीटर? लगभग कितना? 3180। 3100 लगभग का मतलब होता है कि लंबाई बढ़ भी सकता है। और आप बोलेगा ये कैसे होगा? तो ये हो सकता है क्योंकि नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती है ना? बहती है कि नहीं? अब टेढ़ी मेढ़ी बहेगी तो लंबाई बढ़ जाएगा। इधर से नदी डायरेक्ट इधर शॉर्ट निकल गया तो ये घट जाएगा। तो ये लगभग कर दिया है, ध्यान रखिएगा 3180। 3100। और सिंधु कितने देश में? 3। कितने? 3 भारत और, अब असर आ रहा है, चीन, भारत और, कन्फर्म ना? तो सवाल कि सिंधु का अपवाह कितने देश? कन्फर्म ना? चलो बहुत दिमाग में चला गया। आइए समझिए, भागीरथी गंगा की उत्पत्ति कहां से होती है? गंगोत्री के कहां से? गंगोत्री के गौमुख से। ध्यान रखेगा अगर पूछेगा स्थान, क्या पूछेगा? तो क्या कहेंगे? गौमुख। क्या? अगर पूछेगा कि गंगा किस स्थान से निकलती है? गौमुख। कहां से? गौमुख से। और पूछेगा किस ग्लेशियर से? किससे? गंगोत्री से। किससे? तो ग्लेशियर होगा तो क्या कहेंगे? देखिए इसी में तो फंसता है लड़का। पहला है कि अगर गंगा की बात करेंगे तो गंगा स्थान पूछे ना तो सीधे कहेंगे गौमुख। क्या कहेंगे? गौमुख। और अगर पूछे ग्लेशियर कौन सा, तो ग्लेशियर की बात करेंगे तो ग्लेशियर कौन है? गंगोत्री। कौन सा? ग्लेशियर कौन सा? और अगर पर्वत पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? हिमालय। क्या कहेंगे? अरे भाई हिमालय की नदियां हैं कि नहीं है? तो अगर पर्वत पूछेगा तो क्या कहेंगे? हिमालय। क्या? और ग्लेशियर?
गंगोत्री। ग्लेशियर कौन? और स्थान गौमुख। स्थान कौन? स्थान कौन? तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के कहां से? जहां पर ये नदी भागीरथी के नाम से, किसके नाम से? कन्फर्म ना? राज्य पूछे तो उत्तराखंड। राज्य क्या? राज्य क्या? तो गंगोत्री के गौमुख से भागीरथी निकल गई। और फिर ध्यान रखिएगा, हमने कई बार बताया है कि सतोपथ, कौन सा? सतोपथ एक ग्लेशियर है। सतोपथ क्या है? इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। क्या नाम? तो सतोपथ ग्लेशियर से कौन निकली है और गंगोत्री से कौन आई? भागीरथी। और दोनों का मिलन होगा देवप्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? तो देवप्रयाग में कई बार मैंने बताया है भागीरथी और किसका? अलकनंदा। भागीरथी और, तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहां? देवप्रयाग। कौन प्रयाग? गंगा, ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग के बाद ध्यान रखेंगे भारत के मैदानी इलाकों से बहती हुई ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? कहां? और गंगा की बात करेंगे, गंगा भारत के, ध्यान रखेंगे, कितने राज्य से बहती है? 5। कितने? कन्फर्म ना? तो गंगा, ध्यान रखेंगे, भारत के कितने राज्य? और मैंने कई बार बताया है कि गंगा बहती है उत्तराखंड। कहां से? यूपी। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। क्लियर? तो गंगा का बहाव भारत के कितने राज्य? 5। कितने? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। क्लियर ना? तो गंगा बिहार के, गंगा भारत के कितने राज्य से? 5। क्लियर? कन्फर्म ना? तो ये पूरा ध्यान रखिएगा कि ये 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्य? 5। कितने? लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि गंगा बिहार के कुल कितने जिले? 12। कितने? कन्फर्म? क्लियर? पूरा हमने आपको याद ही करवाया था कि बिहार में अगर बात करेंगे तो गंगा, ध्यान रखिएगा, टोटल जिले कितने? कितने? 12 जिले से बहती है कि नहीं? तो गंगा का बहाव टोटल बिहार में कितने जिले? पहला बक्सर। कौन? कौन? बक्सर के बाद आरा। कौन? कौन? कन्फर्म है? आरा के बाद पटना। कौन? कौन? लखीसराय। कौन? कौन? मुंगेर। कौन? कौन? भागलपुर। कौन? कौन? कन्फर्म ना? कटिहार। कौन सा? कौन सा? कटिहार बहती है ना? सारण। कौन? कौन? वैशाली। कौन? कौन? समस्तीपुर। कौन? कौन? बेगूसराय। कौन? कौन? खगड़िया। कौन? कौन? तो बिहार में गंगा कुल कितने जिले? 12। कितने? कन्फर्म ना? गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई, ध्यान रखिएगा, कहां है? पटना। कहां? तो लंबाई सबसे ज्यादा गंगा का कहां भाई? पटना। और सबसे कम कहां? समस्तीपुर। कहां? तो सबसे कम लंबाई बिहार में गंगा का कहां? समस्तीपुर। कहां? और सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई कहां? तो सबसे ज्यादा गंगा बहती है किस जिले में? मतलब लंबाई कहां? पटना। और सबसे कम समस्तीपुर। ध्यान रखिएगा कि गंगा की जो एंट्री होती है वो सबसे पहले कहां? बक्सर। और लास्ट कौन? कटिहार। कौन?
तो गंगा बिहार में प्रवेश करती है कहां? अक्सर कहां? और लास्ट कहां? टोटल जिले कितने? 12। सबसे ज्यादा गंगा बहती है कहां? पटना। और सबसे कम लंबाई? समस्तीपुर। कहां? कन्फर्म ना? क्या गंगा, ध्यान रखेंगे, बक्सर में बहती है कि नहीं? यस। पटना बहती है, आरा, पटना, लखीसराय, मुंगेर, कन्फर्म ना? भागलपुर, कटिहार, कटिहार के बाद सारण। कौन सा? सारण के बाद वैशाली। कौन? वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद खगड़िया। तो बताओ भाई टोटल जिले कितने आ रहा है? तबीयत ठीक नहीं है आपका? चुप। थोड़ा सा भी मन लगाइएगा तो नौकरी हो जाएगा, बात समझे? हाँ। लेकिन अरे भाई दवाइयों ओकरान देंगे जो कुछ बचल रहेगा, डेट बॉडी के ला के दे देता है तो हम पोस्टमार्टम करवाएंगे? एकदम कुछ हो तो रहना चाहिए भाई जी, है ना? हल्को बचल रहेगा तब ना वेंटिलेटर पर चढ़ा के फिर आईसीयू शिफ्ट करेंगे, है ना? कितना एक्सीडेंटल स्टूडेंट हो जरूर आइए, है ना? बाकी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात समझे? लेकिन एकदम आके पड़ जाइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना? ये होश में ना भी रहिएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा, हाँ, अब मरल ला के दे दीजिएगा तो नहीं भाई कुछ होगा। तो होश का मतलब आप लोग के लिए क्या है कि थोड़ा सा बैठिए ठीक से, नहीं पढ़िए, कम से कम ऐसु बैठ के खुश रहिए। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यूट्यूब पे ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, कि उतना हम सुना देंगे कि जितना हम आप पास हो जाइएगा। जबरदस्ती पढ़ाएंगे, है ना? लेकिन थोड़ा सुनबो कीजिएगा तब ना, एकदम सुनबो नहीं कीजिएगा तो भाई तो ही गड़बड़ बात है ना? ध्यान दीजिएगा। तो टोटल याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड हम बताएं, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। कौन? पटना नहीं, गंगा, है ना? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल। बहुत पागल है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां पे प्यारे? देवप्रयाग। कौन प्रयाग? किसका किसका? भागीरथी और, आइए समझिए पूरा, देखिए पूरा फाउंडेशन पैटर्न पे, है ना? आपको ये बोलने का मौका नहीं देंगे कि मास्टर जो है ठग लिया, बात समझे? सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात का है, ये कोई नहीं कर सकता है। देख भाई, पूरा प्रयाग हम खत्म कर देंगे, हम प्रयाग नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन प्रयाग को हम यहाँ लाएंगे, है ना? बात समझे? प्लानिंग में थे सब टीचर, लेकिन फिर बोले नहीं, लड़का गड़बड़ा जाएगा, कहीं सोशल मीडिया का जमाना है, लड़का उधरो होगा, और लड़का प्रयागराज में मिल जाएगा, बोलेगा देखो ये मास्टर पढ़ाने छोड़ के ये प्रयागराज घूम रहा है ना? तो हम नहीं है, कोई नहीं है गया, क्योंकि लगातार पढ़ा रहे थे, है ना? और कोई उतना ठीक भी नहीं है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। देखो इसको मान लो ये उत्तराखंड है, कौन? मानना पड़ेगा, है ना? उत्तराखंड का ऐसा ही नक्शा है, तो आप क्या कीजिएगा, आराम से समझो भाई। उत्तराखंड में गौर कीजिएगा, कलर ही चेंज करते, गड़बड़ कलर है ना? देख भाई, उत्तराखंड यूट्यूब वाले
आज आपको ये पता चल जाएगा गंगा गंगा बनी, लेकिन गंगा कैसे बनी, कहां से बनी, क्यों बनी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उत्तराखंड का ये मैप है। उत्तराखंड के इस मैप में जो व्हाइट कलर का हम देखिए बर्फ है, और ये जगह का नाम है, ये बर्फ जो ये व्हाइट वाला है ये ग्लेशियर है गंगोत्री। कौन? गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर में ये जो जगह है उसका नाम है गौमुख। क्या नाम है? यहीं से एक नदी निकली है और इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम? क्या नाम? तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से कौन निकली? बहुत अच्छा, अब इसको हम यहीं लाके रोक दिए हैं। ये एक खास ग्लेशियर है सतोपथ। कौन? सतोपथ, याद रखेंगे। सतोपथ ग्लेशियर की बात करेंगे, उत्तराखंड में ही पड़ता है और यहीं से एक नदी निकली है और ये नदी है अलकनंदा। कौन? अलकनंदा। कौन? कौन भाई? दोनों आकर मिली है देवप्रयाग। कौन प्रयाग? कंफर्म ना? तो देवप्रयाग की बात करेंगे, दोनों का मिलन हो रहा है देवप्रयाग में। कहां पे? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद ही ये याद रखिएगा ये गंगा बनती है। क्या बनती है? तो सवाल बन गया कि गंगा, गंगा कहां बनी है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और, कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा दूसरा एक खास जगह है, इसी लोकेशन में एक खास तीर्थ स्थल है केदारनाथ। कौन? नाम सुने होंगे। और यहीं पर एक और तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ। कौन? बद्रीनाथ। कौन? तो सतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ तीर्थस्थल के पास से ही अलकनंदा आती है और केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है चौड़ा। क्या नाम है? चौड़ावारी। क्या नाम है? चौड़ावारी ग्लेशियर की अगर बात करेंगे प्यारे, तो यहां से एक नदी आ रही है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? क्या नाम? तो मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है रुद्रप्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्रप्रयाग। कौन प्रयाग? तो देखो भाई, देवप्रयाग में अलकनंदा और कौन मिली थी? भागीरथी। अलकनंदा और, जबकि अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन कहां? तो रुद्रप्रयाग में दो नदी मिलती है। कौन कौन? अलकनंदा और, अलकनंदा और कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? कंफर्म ना? आगे ध्यान रखिएगा, तीसरा एक नदी है और इस नदी का नाम है पिंडारी। क्या नाम है? क्या नाम है? पिंडारी नदी। कौन नदी? पिंडार नदी की बात करेंगे, अलकनंदा में मिलेगी और ये तीसरा प्रयाग होगा कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? तो सीधा सवाल कि पिंडारी नदी और अलकनंदा का मिलन कहां? कंफर्म ना? तो कर्ण प्रयाग में दो नदी मिल रही है। कौन कौन? पिंडारी और, पिंडारी और, पिंडारी और कौन प्रयाग? कौन? कंफर्म। जबकि ध्यान रखिएगा एक नदी है और उस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन? नाम सुने होंगे। कौन गंगा? धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से कौन मिल रही है? कौन गंगा? कौन गंगा? कंफर्म। जबकि लास्ट है, याद रखेंगे, एक नदी जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम?
और नंदाकिनी मिलती है, याद रखिएगा। चौथा प्रयाग है जिसका नाम है नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? तो टोटल प्रयाग हुए 5। कितने? कितने? पहला है देव प्रयाग। पहला कौन? दूसरा रुद्र प्रयाग। तीसरा कर्ण प्रयाग। चौथा विष्णु प्रयाग। पांचवा कौन प्रयाग? तो टोटल प्रयाग कितने भाई? कितने? कितने? कंफर्म ना? तो टोटल प्रयाग कितने? और इस तरीके से ये सारी नदियां उत्तराखंड में मिलकर, याद रखेंगे, गंगा जल तंत्र बनाई। क्या बनाएगी? और फिर ये सब का पानी अलकनंदा लेकर पहुंचती है कहां? देव प्रयाग। कहां पे? और देव प्रयाग में मिलने के बाद क्या बन जाती है? गंगा। क्या बन जाती है? कंफर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। जबकि यहां रुको, फोटो लेगा, दिमाग में नहीं जा रहा है, नहीं मिलेगा। 5 बार बताएंगे लेकिन फोटो हमरे पूछ के लेगा, गर्दा छोड़ा देंगे। हमरे बिना पूछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ाते हैं चुपके से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बोल के कि हटिए तो हम नहीं हटेंगे, है ना। एक नदी है भाई, ध्यान रखना, चौरावाड़ी से आती है भिलांगना। कौन? भिलांगना। कौन? और भिलांगना और भागीरथी का मिलन एक खास जगह होता है और उस जगह का नाम है टिहरी। क्या नाम है? इस लेकर दोनों के संगम पर एक बांध है, टिहरी बांध। कौन बांध? तो टिहरी बांध किन दो नदी के संगम पर? भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और, तो भागीरथी और भिलांगना के तट पर याद रखेंगे कौन बांध? टिहरी बांध। कौन बांध? कंफर्म ना? तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल यही से आएगा कि देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। टोटल प्रयाग कितने? 5। कितने? कितने? कंफर्म ना? बस 3 सेकेंड। हो गया? याद ही हो गया होगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से भाई? पद्मा। कंफर्म ना? तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। किसके नाम से? तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से भाई? पद्मा के नाम से। जबकि ध्यान रखिएगा, इसी में पूछेगा कि गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? यमुना। क्या कहते हैं? और जब ये दोनों मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा कहलाती है क्या? मेघना। क्या? तो जमुना और पद्मा। जमुना और कौन? या गंगा या ब्रह्मपुत्रा? गंगा या, तो गंगा या ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा याद रखिए बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और गंगा को पद्मा। गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। याद रखिएगा। फिर सवाल है, कहता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संग को बांग्लादेश में किस नाम से? मेघना। और यही बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। कौन डेल्टा? तो बताओ भाई, कौन डेल्टा? सुंदरबन। कौन? तो सुंदरबन का डेल्टा नदी बनाती है कौन कौन? गंगा और, कंफर्म ना?
आगे कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा कौन सी डेल्टा का निर्माण होता है? सुंदरबन। ये दो देश में फैला है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में फैला है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरबन। कौन डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? टांगपो। क्या कहते हैं? किस नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? टांगपो। जबकि अरुणाचल में, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग। क्या कहते हैं? इसमें एक और नदी आकर मिलती है, दिवांग। कौन? तो दिहांग और दिवांग मिलकर बन जाती है ब्रह्मपुत्रा। क्या बन जाती है? कौन पुत्रा? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी नदी पर एक द्वीप है, माजुली। कौन? तो बताओ भाई, माजुली द्वीप किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा। किस नदी पर है? कहां पे? कहां पे? आसाम। कहां पे? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत में एक जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग। कौन सा? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या याद रखेंगे कितना? 2। कितना? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना? कितना? किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा। किस नदी पे? और ये जोड़ता है सदिया को धुबरी से। सदिया को किससे? तो सदिया को धुबरी से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे कौन सा जलमार्ग भाई? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया को किससे? सदिया को ऐसे आप सेट बनाते होंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा नदी पर है। किस नदी पे? तो हल्दिया को प्रयाग से, हल्दिया को, तो हल्दिया को प्रयाग से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सदिया को किससे? धुबरी से। सदिया को, सदिया को, सदिया को, सदिया को, कंफर्म ना? ये पूरा ध्यान रखिएगा। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को टांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? टांगपो। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में अभी पढ़ा है, क्या कहते हैं? यमुना। क्या? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? यमुना। क्या कहते हैं? ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल, अभी बताए हैं भाई कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद, हाँ, क्या कहते हैं? तो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? इसमें एक नदी आकर मिलती है, कौन? दिबांग। क्या? लेकिन सवाल क्या, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी एक दर्रे का प्रयोग करती है और उस दर्रे का नाम है यांगयाप। क्या नाम? तो यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, याद रखेंगे। भारत में कौन सी नदी? बताओ। ब्रह्मपुत्रा। कौन? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से? यांगयाप। कौन? और ये दर्रा याद रखेंगे अरुणाचल में है। कहां? कौन दर्रा? यांगयाप। कौन सा? तो यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है कौन? ब्रह्मपुत्रा। कौन? किस दर्रे से? और अरुणाचल में जैसे ही प्रवेश करती है तो किस नाम से? दिहांग। किस नाम से? फिर इसमें एक नदी आकर मिलती है, दिवांग। कौन? कौन? तो ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र। क्या? फिर ये नदी पहुंचती है आसाम। कहां? इसी पर एक नदी द्वीप है, माजुली। कौन? 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 इसी पर एक शहर है, गुवाहाटी। कौन? इसी पर है, दिसपुर। कौन?
और आसाम से बहती हुई ये नदी चली जाती है बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना क्या क्या, जबकि तिब्बत में सांगपो क्या, अरुणाचल में दिहांग, अरुणाचल में दिहांग, अरुणाचल में दिहांग। जबकि ध्यान रखिएगा इसी के किनारे एक नेशनल पार्क है काजीरंगा। कौन? तो काजीरंगा किस राज्य में है? आसाम। किस राज्य में और किस नदी के क्षेत्र में? ब्रह्मपुत्रा। किसके? कौन सा? काजीरंगा। कन्फर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376। 1300 किसका भाई? यमुना। किसका? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की क्या है? एक सवाल बनेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक, गंगा की कौन? तो गंगा की सबसे बड़ी, याद रखेंगे, सहायक, सहायक नदी कौन है भाई? यमुना। कौन? यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से। यमुनोत्री ग्लेशियर के कहां से? बंदरपूछ उत्तराखंड से निकलती है। कौन नदी? यमुना। कौन? कौन नदी? यमुना पर ही याद रखेंगे बसा है दिल्ली। कौन? मथुरा। कौन? आगरा। कौन? तो दिल्ली, मथुरा, आगरा। दिल्ली, मथुरा, दिल्ली, मथुरा किस नदी किनारे? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। कौन? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से। यमुनोत्री ग्लेशियर के, तो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से कौन निकलती है? यमुना। कौन भाई? यमुना। याद रखिएगा। घाघरा नदी कहां से निकलती है? कहता है मापचा चुंगो हिमनद नेपाल से। कहां से? कौन सी नदी बताओ भाई? घाघरा। कौन? बताइए घाघरा किस देश से निकल के आती है भारत में? नेपाल। कहां से? कौन नदी? कौन? और इसका नाम है मापचा चुंगो। कौन? तो मापचा चुंगो ग्लेशियर या हिमनद नेपाल। कहां पे? और यहीं से ये नदी निकलकर आती है नेपाल से। कौन सी नदी? घाघरा। कौन? कौन? और घाघरा में अगर एक नदी मिल जाए, याद रखेंगे कौन? शारदा। कौन? कौन? तो ये दोनों मिलने के बाद बनेगा सरयू। क्या बनेगा? क्या बनेगा? और इसी पर बसा है अयोध्या। कौन भाई? तो बताओ अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू। किसके किनारे? कौन से शहर? कौन? तो अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी। दो नदी मिलकर बनती है। कौन कौन? घाघरा और, तो घाघरा और शारदा के मिलने के बाद क्या बनेगा? कौन? कन्फर्म ना? आगे गंडक नदी, गौर कीजिएगा, गंडक नदी को बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? पश्चिम चंपारण। कौन चंपारण? कौन सी नदी? गंडक। कौन? तो गंडक बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? और गंडक आती कहां से है? नेपाल। कहां से? कौन सी नदी? तो गंडक आती कहां से है? बताइए। नेपाल में ये किस नाम से? नारायणी। नारायणी किस नाम से? तो बताइए नेपाल में गंडक को क्या कहते हैं? नारायणी। क्या कहते हैं? कौन क्या कहते हैं? जबकि ये नदी बिहार में, कहां पे? बिहार में हाजीपुर। बिहार में कहां पे? तो बिहार में हाजीपुर में ये किसमें मिल जाती है? गंगा में। किसमें? तो बिहार के हाजीपुर में कौन सी नदी? कौन? गंडक। कौन? किसकी सहायक होती है? गंगा की। किसकी? किसकी? और ये नेपाल से आती है। कहां से? नेपाल में किस नाम से? नारायणी। किस नाम से? जबकि भारत में इसको घाघरा कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये बिहार की, एक मिनट भाई,
गंडक है ना, सॉरी, हो गया, रुकिए ना। यही तो आप लोग खोजते हैं कि कब मास्टरबा कखने कुछ उल्टा पुल्टा बोले। ये थोड़े है कि जो है, और ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं हैं, की बात भी नहीं है ना। लेकिन आप लोग खोजते रहते हैं कि हो सकता है, गलत बात है। जब हम शुरू से बता रहे हैं तो है ना, हम तो एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना। जबकि हमको नदी क्या, हमको तो पूरे भारत का नाला कहाँ कहाँ है ना वो पता है ना। ये ध्यान रखिएगा, नदी तो छोड़ दीजिए, नाला जो नहीं पूछेगा वो भी पता है ना। तो नारायणी, क्या नाम, नारायणी है ना। जबकि ध्यान रखिएगा कि ये हाजीपुर में, कहाँ पे, हाजीपुर में, कहाँ पे, कन्फर्म ना। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नींदे खुल जाता है इन लोग का। भारत के राजधानी, जैसी अगर गलती से निकल जाए मुंबई, तो ये सुतल लड़का उठ जाता है कि मास्टरबा झूठ बोला है ना। लेकिन वो केवल राजधानी सुना, हम बोले थे बीच में आर्थिक राजधानी है ना। तो रहता है कि राजधानी बोला, मुंबई बोल दिया, अरे आर्थिक भी बोले है ना, कि ध्यान देना है आगे। ऐसे तो हमारे क्लास में कम है, अभी जानते हैं ये इतना डेंजर समय है कि एकदम बहुत, 1 बजे से 2 बजे का ड्यूरेशन जो होता है मध्यकाल है ना। इस समय गांव में जब स्कूल में छुट्टी होता था तो माँ अपने बच्चे को निकलने नहीं देता था कि भूत पकड़ लेगा, लेकिन उसको लू लग जाता था है ना। तो अभी एकदम, अभी अगर घर पर भी अगर आप सोइएगा तो ये आदर्श माना जाता है कि नहीं बहुत बढ़िया आदमी है, ए अभी छोड़ दो, ये सो रहा है। गर्मी के दिन में 1 से 2 है ना, 1 से 2 माना जाता है कि बढ़िया है ना, एकदम सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस काल में भी हम आपको लगातार जगाए हुए हैं ना। तो वही ध्यान रखेंगे, मेघनाथ का वध करेगा जो किसी तरह से 14 साल जागेगा। ये मेघनाथ को वरदान था कि तुमको वही मारेगा जो 14 साल तक जागले रह जाएगा। मेघनाथ बोला कि तो असंभव है, क्या करेगा। और लक्ष्मण 14 साल वनवास में रहे, पूरा सुरक्षा में, माँ सीता और भगवान राम के, उस सुतबे नहीं किए। बात समझा। और लक्ष्मण की जो बीवी थी वो बोली कि जो है कि जब ई नहीं सोएंगे तो उसको ऐसा वरदान मिल गया कि वो सुतले था, रहता था है ना। तो ये बात पूरा जब पता चला मेघनाथ के कि बात है ना, कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, पूरा जागले था 14 साल से है ना। आप समझे। तो हमारा लड़का के हुए न हराएगा जो दिनों में जागेगा और रातों में जागेगा। हा? तो रात में भी लोग मेहनत कर रहा है, दिन में भी मेहनत करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है सफलता होगा। बाकी हम तो ये नहीं कि कोई भी सफल हो सकता है, जो ध्यान रखेंगे ज्यादा मेहनत करता। और हम बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से कर रहे हैं कि नौकरी और रोजगार तभी मिलेगा जब आपको रोजगार पाने का ललक होगा, है ना। बात समझे। नहीं तो पढ़ाई तढ़ाई से आपको नौकरी मिलने वाला, अरे सब पढ़ रहा है, बैठल के है, अरे पढ़ सब रहा है, कोई जज्बा और जुनून से पढ़ रहा है, अब कोई डर से किताब लेकर बैठल है। पढ़ तो रहा है। ध्यान रखेंगे 2 तरह के, आप बचपन में याद होगा, एक वो बच्चा ऐसा है कि थोड़ा सा उसको ललक है कि नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एक वो बच्चा की है लालटेन जला के चारों तरफ से किताब लगा के सुतल है। ऑनलाइन के माध्यम से हम बता रहे हैं है ना, यूट्यूब पर भी हमारा कमांडो। एगो हमारा गांव में हमको पूरा घर में दबाव मिलता था कि, या सबको दबाव मिलता था कि देखो एगो ऊ है कितना पढ़ता है,
रात भर पढ़ता है, अचोट्टा तुम पढ़वे नहीं करता है। हम तो कभी क्रिकेट भी खेलते थे, पढ़ भी लेते थे, है ना। तो हमारा फोकस था कि भाई पढ़ाई खेल दोनों ठीक है, पढ़ेंगे भी थोड़ा खेलेंगे भी, है ना। तो था वो की करता था कि किताब चारों तरफ से आड़ दिया, लालटेन जला के, और रात में वो सुत गया। छत पर जब 2 बजे रात में कोई उठता था पेशाब करने के लिए, कहा अरे दिनेशवा साला पढ़ रहा है, और सुतल है, लालटेन जल रहा है ना। अब पूरा का पूरा मैट्रिक परीक्षा आया, दिनेशवा फेल कर गया। गांव वाला बोला कि हो सकता है है ना, मिस्टेक हो गया होगा, नंबर देना भूल गया होगा। दूसरों बार फेल कर गया। तेसर बार वो 3rd डिवीजन जब पास किया, तब पता चला गांव वाला के। तब तक कुछ लोग, उसका जो दोस्त था वो जान गया था, वो गांव में बोलता था हाँ तू ही जानता है, तुम तो बोलवे करेगा, अपने दिन भर कुछ करता नहीं, बेचारा रात रात भर पढ़ता है, उसके बाद तुम जो है ना। तो वही बात है। तो पटना में 10 लाख लड़का है, पढ़ सब रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, हो सकता है किताब खोल के बतिया रहा है, सामने वाला की भी लग रहा है कि मेहनत कर रहा है। तो प्यारे, मेहनत आप करिए, लेकिन मेहनत जज्बा और जुनून के साथ कीजिए, है ना। और मेहनत जज्बा और जुनून के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको कोई सफलता से नहीं रोकेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, सवाल कह रहा है कि कोसी नदी कहां से निकलती है। गोसाई थान नेपाल, गोसाई थान कहां पे, गोसाई थान नेपाल से कोसी निकलती है। और हमने कई बार बताया कि कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं, अरुण। और कोसी की 7 धारा मिलकर बनती है सप्त कोशी। क्या बनती है, तो कोसी की 7 धारा मिलकर क्या बनती है, सप्त कोशी। क्या बनती है, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का क्या कहते हैं, तो बिहार का शोक किस नदी को, कोसी को। किसको, तो बिहार का शोक किस नदी को, कोसी को। नेपाल में कोसी को क्या कहते हैं, अरुण। इसकी 7 धारा मिलकर सप्त कोसी, क्या, सप्त कोसी। और सबसे पहले बिहार के किस जिले में आएगी, सुपौल। किस जिले में, तो बिहार के किस जिले में, सुपौल। और अंततः यह गंगा की क्या होती है, सहायक। कौन सी नदी, कोसी। तो बिहार की शोक याद रखेंगे, कोसी। कौन, बिहार की शोक, जबकि आसाम की शोक ब्रह्मपुत्रा। कौन, और उड़ीसा का शोक कौन भाई, महानदी। कौन, और बंगाल का शोक कौन है, कौन, तो बंगाल का शोक है दामोदर। कौन, बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक, उड़ीसा का शोक महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी। बिहार का शोक कोसी, और आसाम का शोक ब्रह्मपुत्रा। क्लियर ना। आज का सेशन यहीं तक।